Welcome dear students. Today we will discuss about first periodic test in social science that we have already done. आइए शुरू करते हैं. This is your first question. The only planet that supports life is एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न. These are the options. बच्चों, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लैनेट जिस पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिस पर जीवन की संभावनाएं होने लायक सारी दशाएं हैं, वो अकेला प्लैनेट है हमारा अपना ग्रह पृथ्वी, अर्थ. तो हमारी सभी ऑप्शंस में से अर्थ इज़ द राइट ऑप्शन. बच्चों, अपने सोलर सिस्टम पर अगर हम विचार करें, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सन एंड इट्स फैमिली. सूर्य के अलावा हमारे पास इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, यानी 8 ग्रह, और इसके अलावा 5 डॉर्क प्लैनेट्स हैं, 5 बौने ग्रह, और बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स और दूसरे और सेलेशियल बॉडीज़. इनको मिला करके हमारा सोलर सिस्टम बनता है. अपने सारे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर जल है और साथ साथ वायुमंडल में ऐसी गैसेस का कंपोजिशन दिखाई देता है जिससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है, जिसकी वजह से जीवन के पनपने की दशाएं हैं. और पृथ्वी अकेला वो ऐसा ग्रह है, ये हमारा प्लैनेट है, थर्ड इन द ऑर्डर. सन से अगर डिस्टेंसेस को बढ़ते हुए देखें तो तीसरा नंबर हमारा आता है. तो हमारी पृथ्वी पर्याप्त तौर पर जितना उसको टेम्परेचर होना चाहिए उतना आइडियल टेम्परेचर यहाँ पर है. वाटर अवेलेबल है, और वाटर का बहुत सारा मात्रा जो हमारी धरती पर है उसकी वजह से कई बार हमारे प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. हमारे इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे क्विज का, हमारे टेस्ट का, द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ इज अर्थ, हमने अपने सही उत्तर की पहचान कर ली, हमें ये पता है. अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉट प्लैनेट. बौने ग्रह के रूप में इन सब में किसको पहचान की जाती है? अर्थ, मार्स, प्लूटो एंड सैटर्न. बच्चों, अभी हमने बात की अपने सोलर सिस्टम की, अपनी सोलर फैमिली की, और उसमें मैंने बताया कि 8 प्लैनेट्स हैं, 5 डॉट प्लैनेट्स हैं. डॉट प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों से छोटे आकार के ये पिंड हैं. ये सेलेशियल बॉडीज़ जो हैं वो प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटी हैं, और ये भी एक ऑर्बिट के सहारे सन को रिवॉल्व करती हैं, सन के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं. ऐसे 5 डॉट प्लैनेट्स की पहचान की गई है जिनको दर्जा मिला हुआ है ऑफिशियली. इसके अलावा बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं, डॉट प्लैनेट्स हैं, जिनकी खोज हमारे खगोलशास्त्री करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 5 है. इनकी पहचान हम करें अपने सोलर सिस्टम में. फर्स्ट वन इज सेरस, मेकमेक, प्लूटो एंड एरिस. इनके अलावा 5वां जो है वो यहाँ पर बाहर के हिस्से में पड़ता है और उसका नाम है होमिया. दीज आर 5 डॉट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एट प्रेजेंट. अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं. हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो एक डॉट प्लैनेट का एग्जाम्पल है. अर्थ, दिस इज अ प्लैनेट. मार्स, दिस वन इज ऑल्सो अ प्लैनेट. सैटर्न इज ऑल्सो अ प्लैनेट. प्लूटो, मैंने अभी भी बताया, प्लूटो जो है वो हमारे 5 डॉट प्लैनेट्स में से एक है. तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है प्लूटो. बच्चों, प्लूटो अगस्त 2006 के पहले, अगस्त 2006 के पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, और उस समय हमारे सोलर सिस्टम में ऑफिशियली 9 प्लैनेट्स गिने जाते थे. लेकिन अगस्त 2006 में IAU ने, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, प्लैनेट्स की एक नई डेफिनेशन बनाई, और उस डेफिनेशन में प्लूटो सारी जो क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, सारे मानकों पर खरा नहीं था. इसलिए प्लूटो को हमारे प्लैनेट सिस्टम से बाहर करके उसको एक डॉट प्लैनेट का दर्जा दिया गया, एक बौने ग्रह का दर्जा दिया गया. हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है प्लूटो. नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. इन विच डायरेक्शन द सन राइजेज ऑन अर्थ. पृथ्वी पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. नॉर्थ साउथ के ऑप्शन पहले ही गलत हैं. ईस्ट और वेस्ट की बात होती है. बच्चों, हम सभी जानते हैं, बहुत अपनी छोटी क्लासेस से, अपनी छोटी उम्र से ही जानते हैं, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सार्वभौमिक सत्य है. और इस प्रश्न का उत्तर भी हमें पता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही ऑप्शन है. ऐसा होता कैसे है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, पश्चिम से नहीं उगता? हम कई बार कोई असंभव सी होती हुई बात को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आज सूर्य पश्चिम से निकला है क्या. इस तरह की बातें कही जाती हैं जो कि वास्तव में असंभव बातों के लिए कहा जाता है, यानी वास्तव में ऐसा नहीं होता है. सन हमेशा जो है वो सन ईस्ट से ही राइज करता है, ये इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ है. किस प्रकार से काम करता है ये हमारी पृथ्वी है. हमारी पृथ्वी जो बहुत सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इनके जरिए हम किसी जगह को लोकेट करते हैं. अगर हम ये मान लें कि ये सन है
और सन की सरफेस से हमारी धरती पर प्रकाश या ऊर्जा मिलती रहती है। सामने वाले हिस्से में जो कि इसके सन के सामने पड़ता है वहाँ पर डे टाइम होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर नाइट टाइम होता है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी की गतियों की, मोशंस की बात करें, तो हमारी पृथ्वी एक ऑर्बिट को फॉलो करती है जो सन के अराउंड है। सन के चारों तरफ यानी सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर सीजनल चेंज आते हैं। इस सीजनल चेंज के अलावा हमारी धरती एक और तरह का मूवमेंट करती है, और उस मोशन को, उस मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी के अंदर की जो ये धुरी है, इसका जो अक्ष है, इस पर भी पृथ्वी मूवमेंट करती है, रोटेशन या स्पिन करती है। इस दूसरी गति, रोटेशन या घूर्णन की वजह से ही हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं। और ये जो रोटेशन होते हैं, ये होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसका जो मूवमेंट है पृथ्वी का, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, इसका अर्थ है कि ईस्टवर्ड होता है, यानी हमेशा पूर्व की तरफ होता है। और क्योंकि पूर्व की तरफ होता है, इसलिए सबसे पहली बार जो पूर्व के स्थान जो होते हैं वो सूर्य के सामने आते हैं, सूर्य की रोशनी के सामने पड़ते हैं, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सिंपल काम करती है। अर्थ की रोटेशन की वजह से पृथ्वी का जो रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, इस वजह से हमारी धरती पर हमेशा जो सूर्य का उदय होगा, सनराइज करेगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पूर्व में होगा। जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हमारी धरती पर के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स भी हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ की तरह ही अपने एक्सिस पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। यानी बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी जो सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, वो पूर्व दिशा में ही होता है। लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है वीनस, हमारे पड़ोस का एक ग्रह है, इसको हिंदी में हम शुक्र कहते हैं। और दूसरा एक और प्लैनेट है जो आउटर प्लैनेट गिना जाता है, यूरेनस, हिंदी में हम इसको अरुण कहते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं, वीनस एंड यूरेनस, जिनका जो रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस वो वेस्ट टू ईस्ट ना होकर के ईस्ट टू वेस्ट होता है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में होता है। जिस दिशा में हमारी पृथ्वी का रोटेशन है और बाकी सारे प्लैनेट्स का है, इससे उल्टी दिशा में। यानी अगर हम बात करें इसके रोटेशन की, तो अगर ये पृथ्वी के बजाय दूसरे वो 2 और ग्रह हों, वीनस और यूरेनस, तो इन दोनों का मूवमेंट उल्टा होता है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी पृथ्वी और बाकी और प्लैनेट्स की तुलना में इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर जो सनराइज करेगा वो सनराइज होगा वेस्ट में और सनसेट होगा ईस्ट में। यानी ये 2 एक्सेप्शन हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सभी जगहों पर सनराइज ईस्ट से ही होता है, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही सनराइज होता है पूर्व में। ये सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। योर 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द सन? सूर्य क्या है? अ प्लैनेट, अ स्टार, अ सैटेलाइट, नन ऑफ दीज। ये चारों विकल्पों में हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है, एक स्टार है। अब सूर्य के बारे में और स्टार के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़ाते हैं। सन जो कि एक स्टार मैंने अभी आपको बताया, उसके सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें यूनिवर्स सिस्टम को समझना चाहिए। ये अगर हम बात करें अपने पूरे ब्रह्मांड की, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जो कि अनंत है, जिसकी कोई एक डायमीटर नहीं है, हमें पता नहीं कितना बड़ा है, ये लगातार बड़ा होता हुआ ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, बहुत सारे स्टार्स का एक बंच मिलता है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, हिंदी में से हम तारामंडल कहते हैं। यानी यूनिवर्स से छोटी इकाई गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इननंबरेबल हैं, इन्फिनिटिव हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है, इतनी संख्या है कि हम उसे गिन नहीं सकते। ऐसी गैलेक्सीज को, ऐसे स्टार्स के बंचेस को, तारामंडलों को हम गैलेक्सीज कहते हैं, जो यूनिवर्स में बहुत सारी संख्या में है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। गैलेक्सीज जो कि मैंने कहा कि तारों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है, तारे यानी स्टार्स। एक गैलेक्सी में असंख्य, वैसे जैसे इननंबरेबल हैं उस तरीके से ही असंख्य मात्रा में जो स्टार्स हैं वो गैलेक्सीज का हिस्सा होते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और इस मिल्की वे में बहुत सारे असंख्य स्टार्स के साथ एक स्टार हमारा है जिसका नाम है सन। और हर एक सन के पास या हर एक स्टार के पास अपना एक सिस्टम होता है, उनके परिक्रमा लगाने वाले, उनके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स का, जिनको प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है। और क्योंकि सन के मामले में जो प्लैनेटरी सिस्टम काम करता है, सन एंड इट्स फैमिली, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, और उसी का हिस्सा हमारी अर्थ भी है। ये हमारी पूरे ब्रह्मांड में अगर हम हायरार्की देखें, उसका क्रम देखें, तो कुछ ऐसा ही है। यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम एंड प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अभी अभी हमने पहचान की कि जो सन है वो एक स्टार है, जो गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे का पार्ट है। ये जो सन है
वास्तव में सन या इस जैसे दूसरे और सारे स्टार्स भी अपने जो कोर हिस्सा उनका होता है, सन के बीचों बीच का जो भाग होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कन्वर्ट होती है हीलियम में, एक दूसरी तरह की गैस में कन्वर्ट होती है, और इसके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी सन के कोर से निकल करके चारों तरफ सन के बाहरी हिस्सों तक आती है, और बाहरी हिस्सों तक आने के बाद फिर यहाँ से ये फिर चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। इस तरीके से हर एक स्टार काम करता है। हमारा सन भी इसी तरीके से काम करता है, खुद से एनर्जी को एमिट करता है, खुद जनरेट करता है और चारों तरफ इसको रेडिएट करता है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ अ स्टार। ये जो प्रक्रिया है ये सभी तारों में काम करती है और सूर्य में भी काम करती है। सूर्य एक तारा है। हमने अपने उत्तर की पहचान कर ली। व्हाट इज द सन? सन इज ए स्टार, आर स्टार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, What divides the Earth into two equal parts, the eastern hemisphere and the western? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटने वाली वो लाइन क्या है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शंस पर विचार करें। लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सारी जो लाइन्स हैं ये सारी की सारी जो हैं ये लैटिट्यूड लाइन्स हैं। लैटिट्यूड लाइन्स जो हैं वो हमेशा हमारी पृथ्वी को बांटती हैं नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये लाइंस हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में गई होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी हमारी पृथ्वी को नॉर्थ साउथ में बांटती हैं। यानी ये तीनों ही ऑप्शन लाइन ऑफ इक्वेटर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ये गलत हैं। जो चौथा विकल्प है प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, ये उत्तर सही है। दिस इज द राइट आंसर। इसको हम पहचान करें ये किस प्रकार से काम करता है। हमने प्राइम मेरिडियन की बात की। प्राइम मेरिडियन जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, जो लैटिट्यूड्स हैं मैंने भी बताया आपको कि वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में काम करते हैं और हमारी पृथ्वी को नॉर्थ साउथ बांटते हैं, जैसा कि ये इक्वेटर के मामले में होता है। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। भूमध्य नाम से ही है कि ये दो हिस्सों में बांटती है, लेकिन वो नॉर्थ साउथ बांटती है। हम अभी बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, और लॉन्गिट्यूड्स में भी प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स का जो विस्तार होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी पोल टू पोल होता है, और केवल सामने के हिस्से में नहीं होता, इसके अलावा इसके पीछे के हिस्से में भी ये लाइन गई होती है। और पूरे अगर ग्लोब के पीछे के हिस्से को भी अगर हम बनाना चाहें एक 3D पिक्चर में, तो हमें दिखाई देगा कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये पूरे ग्लोब के चारों तरफ होता है, और इस प्रकार से हमारे ग्लोब को दो हिस्से में वो बांट देता है। एक तरफ का जो हिस्सा है वो वेस्ट कहा जाएगा और दूसरा पार्ट जो है ईस्ट कहा जाएगा, यानी दो हेमिस्फीयर यहाँ पर हो गए, दो गोलार्ध हो गए, पूर्वी और पश्चिमी। इसी तरीके से केवल प्राइम मेरिडियन ही नहीं, प्राइम मेरिडियन के अलावा जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारे लॉन्गिट्यूड्स भी, क्योंकि आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी विस्तृत होते हैं, इसलिए वो पूरे ग्लोब को दो हिस्से में ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांटते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारे लॉन्गिट्यूड इसका आंसर हैं, लेकिन क्योंकि हमारे दिए गए क्वेश्चन में अकेला जो लॉन्गिट्यूड था वो प्राइम मेरिडियन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यही सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज 6th क्वेश्चन। Which one of the following parallels of latitude is also known as Tropic of Capricorn? Tropic of Capricorn या मकर रेखा के रूप में कौन से अक्षांश को हम पहचानते हैं? अपने टेक्स्ट बुक के एक डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है जिसमें डिफरेंट लैटिट्यूड्स को दिखाया गया है। बीचों बीच से बांटने वाली लाइन ऑफ इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री कहा गया। इसके बाद नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री का जो लाइन जाती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की तरफ 23.5 की जो लाइन जाती है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ की जो लाइन है उसको नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, यानी कि मकर रेखा का। हम अपने क्वेश्चन में आ जाएं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया मकर रेखा के बारे में कि उसकी वैल्यू क्या है लैटिट्यूड्स में। हमने पहचान कर ली 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड जो है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन। बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द नॉर्थ टेम्परेट जोन सिचुएटेड? किन अक्षांश रेखाओं के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है? हम अपने उस डायग्राम में वापस जाते हैं। बच्चों हमें अपने इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर पता है, जो अगर हम टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी तापमान का वितरण अगर ग्लोब पर देखें तो इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, और इसके बाद वो सारा क्षेत्र जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में रिसीव होता है, उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड को हम ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं। उष्ण कटिबंध हिंदी में लिखा होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो सबसे गर्म इलाका है। ये बीच का जो क्षेत्र है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन मिलती है। उसी तरीके से टॉरिड जोन के जब बाहर जाते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ आप बढ़े आर्कटिक सर्किल की तरफ 66.5 की तरफ, इसके बीच का जो जोन है उसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसी तरीके का टेम्परेट जोन साउथ में भी मिलता है। देयर आर 2 टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन।
हिंदी में हम इसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण मिलाकर के बनता है शीतोष्ण। तो यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों हैं, जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तरी के बारे में, यानी नॉर्थ जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ पर स्थित है। हमने अभी भी पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन पड़ता है। दिस इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन की तरफ चलें। दिस इज 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर मध्याह्न रेखा यानी मेरिडियन की बात की गई, जो कि लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये दोनों अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ये दोनों पहले ही गलत हो जाते हैं। दो और लाइन्स हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 82 एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इनमें से जो प्रधान मध्याह्न रेखा है प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री की होती है, क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया की टाइम की कैलकुलेशन की जाती है और ये भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इस क्वेश्चन के लिए यानी प्राइम मेरिडियन जो है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा जिससे सबका टाइम डिसाइड होता है, वो 0 डिग्री की लाइन है, यानी ये सही आंसर है हमारा 0 डिग्री की लाइन। इसको भी हम देख लें अपने प्रीवियस डायग्राम में, इनको हम पहचान करें कि वो कहाँ पर है। प्राइम मेरिडियन की लाइन मैंने पहले बताया आपको कि प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है वो लंदन से गुजरती है यहाँ से, और इसी लाइन से फिर इधर का जो हिस्सा है वो ईस्ट कहा जाता है। हमारा देश इनके लंदन के ईस्ट में पड़ता है यहाँ पर, और बाकी इधर का हिस्सा जो है वो वेस्ट कहा जाता है। यानी प्राइम मेरिडियन है जो समय का निर्धारण करती है और उसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का लाइन। दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। नाउ 9th क्वेश्चन। दिस इज योर 9th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। बच्चों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अपनी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये डायग्राम हमें देखने को मिलता है। ये मैप है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप है जिसमें बहुत सारे नदियों को उनके सिस्टम्स के साथ समझाया गया है, और इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में पुराने समय में लोगों की बसावट हुई, बस्तियाँ बनी, इंसानों ने रहना शुरू किया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें इंडस से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम बात कर रहे हैं गंगा के बारे में। गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया है। ट्रिब्यूटरी यानी वो नदियाँ जो कि एक बड़ी नदी को ज्वाइन करती हैं। हम पहले गंगा की बात करें। गंगा हिमालय में गंगोत्री वाले रीजन से निकलती है और एक बहुत लंबा पाथ लेते हुए ये उत्तराखंड के बाद यूपी और बिहार होकर के फिर बंगाल के जरिए ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के बांग्लादेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो बहुत लंबी नदी है, जिसको भारत की आप लाइफलाइन भी कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी नदी है और इसके आसपास बहुत पुराने समय से ही बसावट है। इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देखें नीचे से चंबल भी है, यहाँ पर सोन रिवर भी है, और ऊपर की तरफ से भी घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। लेकिन इन सभी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है गंगा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो बहुत उसके आसपास के इलाके से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और बहुत लंबे रास्ते तक उसके साथ पैरेलल चलते चलते फिर वो इलाहाबाद में आकर के, प्रयागराज में आकर के गंगा को ज्वाइन कर लेती है। यानी जो उसकी सबसे बड़ी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी, दैट इज़ यमुना। गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में। सारे ऑप्शंस को देखें, यहाँ पर यमुना का ऑप्शन मिलता है। दिस इज द राइट आंसर, यमुना है। बाकी नदियों की स्थिति भी हम मैप पर देख लें। रावी, इंडस और गोदावरी की बात की गई है। रावी को हम देखते हैं, रावी नदी हमें यहाँ पर दिखाई देती है और रावी नदी है इंडस की एक ट्रिब्यूटरी। तो रावी नदी इसका एग्जाम्पल नहीं है, रावी एग्जाम्पल है इंडस की ट्रिब्यूटरी का, या वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी नदी साउथ इंडिया में बहती है। वहीं पर नर्मदा की अब बात करें, नर्मदा मिडिल इंडिया की एक नदी है, मध्य भारत की, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके सूरत के पास से खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हमारे इस क्वेश्चन में हमने पहचान कर ली कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ऑन विच रिवर्स बैंक वेयर द सिटीज डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। किस नदी के किनारे लगभग 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ था। बच्चों एनसीईआरटी की हमारी इस बुक में, इस चैप्टर में ये चर्चा है कि गंगा नदी के किनारे, उसके आसपास के इलाके में लगभग 2500 साल पहले से नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। इसको हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं और इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं अपने चैप्टर को। हमने अभी अभी बात की कि भारत की लाइफलाइन कही जाती है गंगा, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये भारत की। इस नदी के आसपास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके आसपास का जो सारा इलाका है वो बहुत फर्टाइल लैंड से, यानी कि उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ है। और इस उपजाऊ मिट्टी में, फर्टाइल लैंड में बहुत सारी खेती की जा सकती है। और खेती, इसका अर्थ है बहुत सारा उत्पादन, बहुत सारा प्रोडक्शन, और ग्रेन्स के उत्पादन होने से बहुत सारे लोगों की उदर पूर्ति हो सकती है, उनके खान पान की व्यवस्था हो सकती है।
यानी जहाँ पर खाना बेहतर है, जहाँ पर पानी अच्छा है, जहाँ पर मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में होगी। और लगभग आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार लगभग 2500 साल पहले से इस पूरे इलाके में गंगा नदी का जो क्षेत्र है यहाँ पर बस्तियाँ बनने लगी थी, इंसान बसने लगे थे। हमने पहचान कर ली, गंगा वो नदी है जिसके किनारे 2500 साल पहले नगर बसने लगे। फिर बात करें 11th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। ये भी उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। हमने बात की थी कि ये पूरा जो गंगा का बेल्ट है बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, इसके आसपास बहुत सारे नगर बसने लगे थे। इनमें एक नगर जो कि आजकल के बिहार में पड़ता है, मगध नाम से, ये बहुत ताकतवर साम्राज्य था क्योंकि इसके आसपास फर्टाइल लैंड तो है ही है, लेकिन ये राज्य धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाते हुए सबसे बड़ा राज्य हो गया, सबसे समृद्ध राज्य हो गया। ये एक एंशिएंट टाउन का एग्जाम्पल है भारत में प्राचीन नगरों में सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर नगर का एग्जाम्पल है मगध। 11th क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन, वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड टुडे। मेहरगढ़ वर्तमान में कहां पर है। बच्चों ये सेकंड हिस्ट्री बुक से जब हम अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये मैप मिलता है जिसमें बहुत सारी साइट्स को दिखाया गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को दिखाया गया। उनमें पैलियोलिथिक साइट्स भी हैं, मेसोलिथिक साइट्स भी हैं, न्यूलिथिक साइट्स भी हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर बात की गई है न्यूलिथिक साइट्स की, यानी नवपाषाण जगहों की। और इन सभी जगहों में से एक इंपॉर्टेंट प्लेस हमें मिलता है मेहरगढ़ के रूप में। और ये मेहरगढ़ हमारे आजकल के वर्तमान भारत से बाहर है, पाकिस्तान में पड़ता है ये मेहरगढ़। ये एक न्यूलिथिक साइट है, हम इसे पहचान कर सकते हैं। और ये मेहरगढ़ का लोकेशन है पाकिस्तान। हमारे इस क्वेश्चन में मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 13। दिस इज 13th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पिट हाउसेज वर यूज्ड। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गर्तवास का उपयोग किया जाता था। बच्चों गर्तवास कुछ इस प्रकार के होते थे, यानी गर्त से मतलब है, गर्त का अर्थ है जमीन के अंदर खुदाई करके, लैडर्स यानी सीढ़ियों के जरिए जमीन के अंदर जाते थे और जमीन के अंदर ही रहने के आवास बना करके रखते थे, वहीं पर अपने भोजन पकाते थे। उनके निकलने के लिए सिंक होल्स यानी धुएं या फ्यूम्स के निकलने के लिए जगह बना रखी थी। इसका अर्थ है कि यहाँ पर बाहर की जो दशाएं थीं, यानी बाहरी जो एटमॉस्फेयर था वो इंसानों के रहने के बहुत अनुकूल नहीं था, बहुत एक्सट्रीम ठंडक वाली दशाएं रही होंगी, इसलिए इंसान ने ज़मीन के अंदर रहना शुरू किया होगा, इन पिट हाउसेस का इस्तेमाल किया होगा, गर्तवासों का। अब अपनी न्यूलिथिक साइट्स को जरा हम देखें मैप में, हमारी सारी न्यूलिथिक साइट्स में से एक अकेली जगह केवल हमें दिखाई देती है इस प्रकार की, और वो है कश्मीर। कश्मीर में जहाँ पर पुरानी बस्ती हमें दिखती है बुर्ज़होम में, क्योंकि कश्मीर में ठंडक बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर सरफेसेस पर यानी ऊपरी सतह पर लोगों के रहने की बजाय लोगों ने ज़मीन के अंदर रहना पसंद किया होगा, क्योंकि वहाँ पर विंटर्स के सीज़न में बहुत दिक्कत होती है। समर सीज़न के कुछ समय को छोड़ दें तो विंटर्स में काफ़ी समय में वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, दिक्कत रहती है। इसलिए यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ज़मीन के अंदर पिट हाउसेज में रहने का एक चलन शुरू किया था। और ये यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट हाउसेज कहाँ इस्तेमाल की जाती थी। हमने पहचान कर ली कि बुर्ज़होम वो जगह है कश्मीर में जहाँ पर न्यूलिथिक साइट के रूप में जहाँ पर पिट हाउसेज इस्तेमाल किए जाते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 14th क्वेश्चन। दिस इज 14th क्वेश्चन, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा है। मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है। इसके बारे में बहुत एक रोचक बॉक्स में इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में मिलता है, हम इसे जरा विचार करें। नेम्स और डेट्स में यहाँ बताया गया कि जो पूरी स्टोन एज है, स्टोन एज को यहाँ पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया। पहले वाले को नाम दिया गया पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक मतलब पुराना लिथिक पीरियड, और बाद में बीच वाले को नाम दिया गया मेसोलिथिक, और बाद वाले को नाम दिया गया न्योलिथिक, यानी सबसे पुराना पैलियोलिथिक है पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक जो है वो मध्य पाषाण काल है, और न्योलिथिक काल जो है वो नव पाषाण काल है। इनमें सबके अगर पीरियड्स की हम बात करें तो 2 मिलियन ईयर्स से शुरू करके लगभग 12,000 साल तक का जो समय है वो पैलियोलिथिक पीरियड कहा गया, जबकि 12,000 साल पहले से शुरू करके 10,000 साल तक का जो समय था उसको नाम दिया गया मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड यहाँ मिडिल जो स्टोन एज थी, और बाद में 10,000 साल से बाद का जो समय है उसको न्योलिथिक पीरियड कहा गया। इन तीनों क्रमों में अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड था 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का समय, जिसमें बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल चेंज धरती पर आ रहे थे और लोगों के, इंसानों के रहने के तौर तरीकों में काफ़ी सारा बदलाव आ रहा था। हम क्वेश्चन में आ जाएं। मेसोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 वर्ष पहले। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 15th। दिस इज योर 15th क्वेश्चन, ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए किस स्रोत पर निर्भर हैं। बच्चों लद्दाख का जो क्षेत्र है भारत में देखें तो ये बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है, बहुत ठंडी दशाएं हैं यहाँ पर।
बारिश भी बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसको डेजर्ट कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इंडिया का। बारिश कम होती है, साथ में होने की वाली जो बारिश है कम मात्रा वाली भी, वो होती है बर्फबारी के रूप में। तो यहाँ पर जो आइस उपलब्ध होती है थोड़ी बहुत, वो आइस ही पिघल करके लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। यानी यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मेल्टिंग ऑफ स्नो। दिस इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर लद्दाख पीपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, व्हाट इज पश्मीना? पश्मीना क्या है? शीप, गोट, काऊ एंड स्वीट, क्या है इनमें से? बच्चों, पश्मीना के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अपने हिस्ट्री के इसी चैप्टर में हमें जानकारी मिलती है। पश्मीना एक विशेष प्रकार की शॉल है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल सभी मार्केट्स में बहुत डिमांड रहती है। ये एक खास किस्म की शॉल है जो कि बहुत गर्मी प्रदान करती है, और ये शॉल बनाई जाती है जिस जीव से, वो एक बकरी है, पश्मीना नाम की एक बकरी, जिसके बालों से, जिसके फर से इसको बनाया जाता है। तो पश्मीना एक बकरी है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे ये पश्मीना की शॉलें बनाई जाती हैं। व्हाट इज पश्मीना? पश्मीना इज ए गोट। दिस इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन, नेम द मेन रिलीजन ऑफ लद्दाख। लद्दाख का मुख्य धर्म क्या है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला धर्म है। बुद्ध के अनुयायियों को, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है लद्दाख में रहने वाले लोगों की जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो रिलीजन है, सबसे बड़ा जो धर्म है, वो बुद्धिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, दिस इज 18th क्वेश्चन, व्हाट डज क्राइंग मीन इन आवर सोसाइटी? बच्चों, सिविक्स के हमारे चैप्टर में इसकी चर्चा है। जब हम बहुत सारे प्रिजुडिस लेकर के चलते हैं, प्रिजुडाइज जो हमारे समाज में है, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, हम किस प्रकार से छोटी चीज़ों को देख करके उसके बारे में कुछ अनुमान लगा लेते हैं, उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। हमारे समाज में प्रचलित धारणा है कि रोने का क्या अर्थ है? रोने का अर्थ है वीकनेस, यानी कमजोरी। सामान्य रूप से कई बार कहा जाता है, किसी लड़के को रोते हुए देख करके लोग कहते हैं कि लड़की हो क्या रोते हो। ये जो शब्द है, यानी हमने ये मान लिया है सोसाइटी में कि लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और उनकी कमज़ोरी वो रो करके प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए कई बार जो पुरुष हैं वो रोने से कतराते हैं, अपनी कमज़ोरी दुनिया के सामने न दिख जाए, इसलिए वो तकलीफ़ होने के बावजूद भी नहीं रोते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में रोने का जो अर्थ है वो कमज़ोरी या वीकनेस के तौर पर लिया गया। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, इन केरला डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज़ वेरी लेस। विद्यालयों की जो दूरी है वो केरल में घर से बहुत कम है। ये सही है या गलत हमें बताना है। बच्चों, केरल भारत का ऐसा राज्य है जो कि एजुकेशन के मामले में सबसे बेहतर है, और एजुकेशन बेहतर तब होगी जबकि सबको एजुकेशन उपलब्ध हो। हमारा जो घर है, घर के पास में अगर हमें स्कूल मिल जाता है, नज़दीक में मिल जाता है, तो वहाँ पर जाना आसान है। घर से बहुत दूर वाले जो स्कूल हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, वो साधन उपलब्ध करके दूर के स्कूलों में नहीं जा सकते और एजुकेशन का लेवल इसीलिए डाउन होगा। लेकिन अगर हमारे आसपास ही घरों के नज़दीक ही हमें स्कूल्स मिल जाएं, तो वहाँ पर बच्चे आसानी से स्कूल पहुँच सकेंगे, ज़्यादातर लोग पढ़ सकेंगे और एजुकेशन अच्छी होगी। और केरल में एजुकेशन अच्छी होने का अर्थ है, हम इसे लिंक करके समझ लें कि घरों के आसपास हमें स्कूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हमें घरों के पास मिल जाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ और एजुकेटेड, लिटरेट होते हैं, एजुकेट होते हैं, और केरल में शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाता है। यानी यहाँ जो तथ्य दिया गया है, डिस्टेंस स्कूल और घरों के बीच में जो है वाकई कम है, और केरल में ये जो निर्माण है बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट अबाउट केरलाज एजुकेशनल सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट। वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर गो फॉर हिज लॉ डिग्री? डॉक्टर अम्बेडकर कानून की डिग्री के लिए कहाँ गए थे? बच्चों, इसका आंसर है लंदन। ब्रिटेन गए थे वो, लंदन वहाँ की कैपिटल है। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जो उस दौर की सबसे सम्मानित पढ़ाई मानी जाती थी, लॉ की डिग्री, डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ की डिग्री पाई थी और बहुत मेहनत से पाई थी, और वो डिग्री के लिए उनको लंदन जाना पड़ा था। इसके बारे में आपकी सिविक्स बुक में भी चर्चा है, पूरा पैराग्राफ एक बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज डिग्री, कॉलेज एजुकेशन, और बाद में वो गए इंग्लैंड, वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। अपनी लॉ की डिग्री लेने के लिए वो इंग्लैंड, और इंग्लैंड की कैपिटल जो लंदन है वो वहाँ जाते हैं। दिस इज राइट आंसर। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको अपने सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में विद करेक्ट आंसर लिखेंगे एज होमवर्क, अपनी कॉपी में आप इसे जगह दीजिए। साथ में इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए आपके ये जो क्विज़ है, आपका ये जो टेस्ट है, आपकी मदद करेगा। सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर विद सम एक्सप्लेनेशन, बहुत थोड़ी जगह अगर आप एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहें कुछ भी, तो बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें, बहुत लंबा नहीं, उसको अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।